और उस समय उनका 23 साल की उम्र था। आप सोच सकते हैं उस समय इस बात को सोच लेना, भांप लेना कि ये जो आदमी में जाति और धर्म का भेदभाव है, अगर इसके बहाने लोगों को संगठित किया जाए एक दूसरे के खिलाफ, वो खतरनाक है। अंबानी के, अदानी के चैनल चलते हैं और उसके लोग जब उस चैनल को चलाते हैं, एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और क्या करेंगे, बिल्कुल उनका जो हित है उसी हित को साधते हैं, कॉर्पोरेट के हित को साधते हैं, साम्राज्यवाद के जो हित है उसको साधते हैं, और ये कॉर्पोरेट और साम्राज्यवाद के भरोसे या उनके बल पर जो सत्ता में बैठे हुए सत्तारूढ़ लोग या पार्टी, उनका हित साधते हैं। लेकिन जिस बात को कार्ल मार्क्स ने कहा था, स्टीफन हॉकिंग बहुत दिन बाद उसी बात को कहा, और हमारे देश के जवान भी, नौजवान भी इस बात को समझते हैं। लेकिन एक नशा है, धर्म का नशा। फिलिस्तीन का दौरा किया, लेकिन भारत में पहली बार हुआ जो फिलिस्तीन पर हमला हो रहा है इजराइल का, उसके समर्थन में खड़ा होना। सर, आज 23 मार्च 2024 से पूरा देश इन 3 वीर सपूतों की पुण्यतिथि मना रहा है। हमारे ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स जो भारत को ब्रिटिश के हाथों से आजादी दिलाना चाहते थे, उनके लिए भारत को ब्रिटिश से आजादी दिलाना फर्स्ट प्रायोरिटी थी, नंबर 1 प्रायोरिटी थी। लेकिन जो सोशल जस्टिस का सवाल था सर, सामाजिक न्याय का मुद्दा था, उसकी चर्चा बाद में भी करी जा सकती थी। लेकिन भगत सिंह ही अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका मानना था कि एक किसान के लिए, एक गरीब मजदूर के लिए वो एक्सप्लॉयटेशन है, वो भले कोई भी करे, चाहे वो ब्रिटिशर करे या एक भारतीय करे, एक्सप्लॉयटेशन ही होती है। वो फर्क नहीं पड़ता है कि टॉप पर कौन बैठा है, सरकार में कौन बैठा है। किस तरह देखते हैं सर इसको वर्तमान समय में? देखिए, भगत सिंह इस मामले में दूसरे लोगों से भिन्न थे कि वो अंग्रेज को यहाँ से भगाना चाहते थे, एक समाजवाद की स्थापना चाहते थे जिसमें कि बराबरी हो, गैर बराबरी ना हो, और वो बराबरी सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से। भंगी और ब्राह्मण के बीच हमारे समाज में जो फर्क है, उस फर्क को भी वो मिटाना चाहते थे, और पूंजीपति और मजदूर के बीच जो फर्क है, उस फर्क को मिटाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने साम्राज्यवाद का नाश हो, पूंजीवाद का नाश हो, समाजवाद का जय हो, और एक ऐसा समाज जहां पर जातीय आधार पर भी शोषण ना हो, धार्मिक आधार पर भी शोषण ना हो, इसकी कल्पना किए थे, और इसके लिए उनका संघर्ष था। इस मामले में भगत सिंह की जो हम पुण्यतिथि नहीं बोलते हैं साथी, हम बोलते हैं शहादत दिवस, क्योंकि पुण्यतिथि उनको माना जाता है जो नेचुरल कोर्स में जिनका डेथ होता है, लेकिन उनको फांसी चढ़ा दी थी, वो भी 23 साल की उम्र में, वो भी एक वैसे आरोप लगाकर जिन्होंने किसी आदमी का हत्या नहीं किया था। लेकिन चूंकि असेंबली में, नेशनल असेंबली में बम फेंका था, लोगों को जगाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ, इसलिए उनको फांसी दी। उनका कहना था कि बहरों को जगाना है तो धमाका करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वर्तमान स्थिति कैसी है सर? मैं समझता हूँ कि वर्तमान स्थिति में जो बहुत बुरी स्थिति है, समाज में एक फांसीवाद है। वो फांसीवाद जो है समाज में पूंजीवादी जो व्यवस्था है उससे भी खतरनाक है फांसीवादी व्यवस्था। वो इस मामले में कि जनता और पूंजीपति के बीच गैर बराबरी बढ़ रहा है। इवन पूंजीपतियों के बीच आपसी जो प्रतिस्पर्धा है, उसमें 2-4 पूंजीपति लाभ ले रहे हैं, बाकी पूंजीपति भी पीछे छूट जा रहे हैं। जब पूंजी का संकेंद्रण होता है और वो सत्ता से मिल जाता है, तब वो फांसीवाद होता है। और वो फांसीवाद जब कोई धर्म के बहाने और जात के बहाने वो काम करता है, तो सांप्रदायिक फांसीवाद होता है। आज का सत्ता सांप्रदायिक फांसीवाद है। भगत सिंह अपने लेख के लिए बहुत मशहूर थे। अकाली वीर अर्जुन और प्रताप जैसी मैगजीन्स में उनकी आलेख छपा करते थे, भले छद्म नाम यूज करते थे। ऐसे में ही सर जून 1927 में एक आर्टिकल आया था सर, कीर्ति मैगजीन। उसमें भगत सिंह ने लिखा था रिलीजियस राइट्स एंड देयर सॉल्यूशंस। उनका कहना था कि लोगों को अगर आपस में लड़ने से रोकना है तो उन्हें अमीर गरीब का एहसास दिलाना होगा। उन्हें यह समझाना होगा कि किसानों और मजदूरों को यह समझाना होगा कि तुम्हारे जो असली दुश्मन है, शत्रु है, वो पूंजीवादी यानी कैपिटलिस्ट। वर्तमान संदर्भ में क्या एक भगत सिंह एक विजनरी थे, दूरदर्शी थे? अभी की जो स्थिति है वही उस समय से ही उन्होंने भाप ली थी? बिल्कुल विजनरी थे। मैं कहूंगा उस समय 1931 में फांसी लगा दी गई थी उनकी, और उस समय उनका 23 साल की उम्र था। आप सोच सकते हैं उस समय इस बात को सोच लेना, भांप लेना, कि ये जो आदमी में जाति और धर्म का भेदभाव है,
अगर इसके बहाने लोगों को संगठित किया जाए एक दूसरे के खिलाफ, वो खतरनाक है, वो हानिकारक है, वो काउंटर प्रोडक्टिव है। बल्कि सामने उसका जो दुश्मन है, कॉमन दुश्मन, वो है पूंजीपति। किसानों के कॉमन दुश्मन बड़ा जमींदार और आम जनता के कॉमन दुश्मन जो साम्राज्यवाद या पूंजीवाद, इसके खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए उनका वर्गीय दृष्टिकोण जो है, वर्गीय चेतना जो है, उसको उन्नत करना होगा, जागृत करना होगा। और यही काम उन्होंने किया था। साथ में हमारे देश में बंधु आप जानते हैं कि एक जातीय शोषण भी है, एक सामाजिक गैर बराबरी भी है। उस सामाजिक गैर बराबरी को मिटाने की बात उन्होंने किया था। इस मामले में वो एक संपूर्ण विचार के मालिक थे, धनी थे, और इसीलिए उनका नाम, उनकी शहादत दिवस इस रूप में मनाया जाता है और उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इस मामले में हमारे यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर शोषण जारी है और भयानक शोषण जारी है। मैंने कहा फांसीवादी शोषण, वो फांसीवादी जो संप्रदायवाद का सहारा लेता है, सांप्रदायिक फांसीवादी शोषण। इसीलिए भगत सिंह के विचार और उनकी लड़ाई से प्रेरणा लेना ये आज ज्यादा प्रासंगिक हो गया। भगत सिंह जब लाहौर जेल में बंद थे, अपनी जिंदगी के आखिरी 12 घंटों में उन्होंने वहां जेल के सफाई कर्मी को कहा था कि अपने घर से तुम खाना बनाकर मेरे लिए लाना। वो उनसे छोटी कास्ट के थे। आज के संदर्भ में ऐसा होता है क्या? उस समय जब जातिवाद अपने पीक पर था, देखिए जातिवाद पीक पर हमेशा से रहा है हमारे देश में। कभी कभी उभार पर रहा है, कभी कभी वो नीचे चला गया, लेकिन कारपेट के नीचे हमेशा सामाजिक भेदभाव रहा है, जातिवाद रहा है। क्योंकि ये वर्ण आधारित जो समाज है, ये समाज ऐसे ही है जिसमें जातीय शोषण को होना है, जातीय गैर बराबरी को रहना है। उस समय ये बातें जब हुई थी, जब ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने इस सवाल को जमकर उठाया था, पेरियार जमकर उठाया था, तो उस समय लोग जागरूक हुए थे। लेकिन आज भी उस जागरूकता को आगे बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात है वही पूंजीवादी साम्राज्यवादी लोग, वही जातीय समीकरण में जो नीचे लोग हैं, उनको कैसे गोलबंद करके धर्म के नाम पर, धार्मिक कट्टरता के नाम पर गोलबंद करके अपना हित साध रहे, ये आज सबसे बड़ा एक खतरा है। और इस खतरा से लोगों को बचाना होगा, इस खतरा से लोगों को सचेत करके जागरूक करना होगा। सेक्युलरिज्म को लेकर भगत सिंह के विचार थे कि सरकारों को धर्म से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, एक तरह से गैप रहना चाहिए। सरकार को किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। एक देश किस तरह देखते हैं वर्तमान? देखिए, ऐसा देखते हैं कि धर्म जो है वो किसी व्यक्ति का आस्था का सवाल है, पर्सनल अफेयर है। उसमें स्टेट माने मैं जब कहता हूँ, उसमें जो है जुडिशियरी है, लेजिस्लेटिव है, हाँ, आपका एग्जीक्यूटिव है, इवन प्रेस का भी है। ये सब से इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और स्टेट धर्म रहित होगा, धर्म सहित नहीं, धर्म रहित होगा, धर्म से हट के होगा, अलग होगा। लेकिन इन लोगों ने आज क्या किया, आज रामलला या रामलला के मंदिर की स्थापना होती है तो पूरा देश को उसको देखने में लगा देते हैं। जो बैंकों की और दूसरे ऑफिसों की, कार्यालय की, बीमा की कार्यालय में छुट्टी दे दी जाती है ताकि लोग टीवी पर देखें, और उसमें भी जजमान बन के हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं। तो बहुत ही शर्मनाक है और ये देश को, समाज को पीछे ले जाने का एक प्रयास है। लेकिन लोग ने जाग गया है, लोग इससे प्रभावित होकर उसको ज्यादा जो मिलना चाहिए था उसको डिविडेंड, वो डिविडेंड नहीं दिया। प्रेस को लेकर, पत्रकारिता को लेकर भगत सिंह की ये सोच थी कि उनका कहना था कि एक समय प्रेस का जो काम था, उसकी जो नौकरी थी, एक तरह से पेशा जो था, बहुत सम्मानदायक था। लेकिन वर्तमान समय में ये जो काम है सर, एक दूसरे धर्मों को आपस में लड़ाने का हो गया है। देखिए, ऐसे लेख लिखे जाते हैं कि दंगे भड़क उठते हैं। देखिए, प्रेस एक अलग अगर माना जाए इस सिस्टम में, एक चौथा पिलर माना जाता है, फोर्थ पिलर, तब उसकी एक अलग आइडेंटिटी होनी चाहिए। लेकिन आज क्या है स्थिति, जो मैंने बताया फांसीवाद में, प्रेस के मालिक जो है सारे पूंजीपति उद्योगपति हैं। अंबानी के, अदानी के चैनल चलते हैं और उसके लोग जब उस चैनल को चलाते हैं, एंकरिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और क्या करेंगे, बिल्कुल उनका जो हित है उसी हित को साधते हैं, कॉर्पोरेट के हित को साधते हैं, साम्राज्यवाद के जो हित है उसको साधते हैं,
और ये कॉर्पोरेट साम्राज्यवाद के भरोसे या उनके बल पर जो सत्ता में बैठे हुए सत्तारूढ़ लोग या पार्टी उनके ही साथ थे। इसलिए विपक्षी की आवाज और आम जनता के सवाल दोनों गायब है इस मीडिया से। भगत सिंह के दोस्त कहा करते थे जब भी उन्हें भगत सिंह दिखते थे कोई ना कोई किताब उनके हाथों में रहती थी। उन्होंने अमेरिकन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर और भी कई लिटरेचर पढ़े थे सर। वर्तमान समय में एक 23 साल का 22 साल का युवा जो जिनका एक तरह कह सकते हैं सर ब्रेन वॉश ही हो गया है, किस तरह देखते हैं वर्तमान? मैं देखता हूँ ये जो पूंजीवाद का नंगा नाच हो रहा है, जब पूंजीवाद कॉर्पोरेटवाद में बदल जाता है और साम्राज्यवाद एक दूसरा रूप लेता है जो निवेशवाद के रूप में नहीं बल्कि दूसरे से बैठ करके साम्राज्यवाद अपना शोषण चलाता है, शासन चलाता है। वहाँ के लोकल जो उसके जो एजेंट है या एजेंट बोलिए या दलाल बोलिए उनके थ्रू उस समय हमारे देश के नौजवान जो लोग हैं वो लोग और भी भौचक्के में पड़ गए। वो कभी कभी समझ नहीं पाते हैं उसके दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। और जब ये समझ नहीं पाते हैं तब क्या होता है, वो ज्ञान से दूर चले जाते हैं, उनका ज्ञान से दूरी बन गई। उस समय ज्ञान को पाने के लिए एक संघर्ष होता था, अभी ये संघर्ष कुछ कमजोर है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि लोग जागेंगे, जनता भी उठेगी और ज्ञान से नजदीक होंगे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग ने बार बार कह दिया, जबकि वो अपाहिज थे, बोल नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, बावजूद इसके उन्होंने कहा ये दुनिया ईश्वर का देन नहीं है, ये दुनिया विज्ञान से बना है। तो स्टीफन हॉकिंग आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जिस बात को कार्ल मार्क्स ने कहा था, स्टीफन हॉकिंग बहुत दिन बाद उसी बात को कहा। और हमारे देश के नौजवान भी इस बात को समझते हैं। लेकिन एक नशा है, धर्म का नशा, क्रिकेट का नशा, कुछ फ्यूचर गेमिंग जो चल रहा है ये टीवी में, ये जो फोन पे, ये गेमिंग का नशा, इस नशा में लोग अभी थोड़ा सा डूबे हुए हैं। इनको यहाँ से बाहर निकालना और भी लोगों का, खास करके जो क्रांतिकारी शक्तियां हैं, जो जनवादी शक्तियां, उनका जिम्मेवारी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लोग इससे नशा से बाहर निकलेंगे और अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानेंगे और एक सच्ची लड़ाई के लिए वो एकजुट होकर लड़ेंगे। भगत सिंह ने जिस समाज की परिकल्पना की थी, वर्तमान समय में उसकी स्थिति क्या है सोशल जस्टिस को? देखिए, जिस समाज की परिकल्पना की थी वो समाज तो नहीं है, उनके विचार हैं, उनके विचार लोगों के बीच है, उनके विचार जो संघर्ष हो रहे हैं अलग अलग देश के जगह, जब मजदूर संगठन लड़ते हैं, जब किसान लड़ते हैं, जब बाकी लोग युवा लड़ते हैं, उसमें है। जैसे अभी हमारे अग्निवीर जो योजना लाई गई, उसके खिलाफ लोगों ने जो भड़का, 4 साल के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, उनका देश प्रेम का कोई मतलब नहीं रहेगा, ना तो उनको पेंशन, ना तो उनको कैंटीन, कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी सुविधाओं से वंचित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर भी वो हायर एंड फायर वाली नीति लागू की गई है। निश्चित तौर पर हमारे देश के जवान उसके खिलाफ लड़ा है और मैं मानता हूं ये लड़ाई और भी जोरदार होगी और भी लोग जागरूक होंगे और 2-3 साल के अंदर आप देखिएगा भारत एक बहुत बड़ा आंदोलन का साक्षी बन रहा है। निश्चित तौर पर नौजवान एक होकर के, मजदूर किसान से हाथ मिला करके एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और उसमें हम समझते हैं हम सबको, इवन आप जैसे पत्रकारों को भी एक बहुत बड़ी भूमिका। प्रेस की आजादी को किस तरह देख रहे हैं वर्तमान समय में? देखिए, प्रेस की आजादी तो कहने के लिए है, लेकिन जब वर्ल्ड इंडेक्स देखते हैं, भारत का जो इंडेक्स है लगातार नीचे जा रहा है, 161वें पायदान पर है, 100 पायदान पर है। आप समझ सकते हैं क्या है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोला जाता है उसको हेडलाइन बनाया जाता है, जब कोई किसी को मुद्दा बनाना बोलता है उसको मुद्दा बनाते हैं, जब किस मुद्दा को दबाना होता है उसको दबा देते हैं। तो प्रेस की आजादी है कहाँ? लेकिन यूट्यूबर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजू। क्या ये ऐसे ही चलते रहेगा? ऐसे ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये ट्रांजिशनल फेज है, मैं मानता हूँ। और एक दिन ऐसा होगा जब वो प्रेस को सच्ची आजादी मिलेगी और जो कॉर्पोरेट ने प्रेस को कैद करके रखा है उस कैद से उसे मुक्ति मिलेगी। और जब उससे मुक्ति मिलेगी, प्रेस आजाद होगा, तो निश्चित तौर पर प्रेस जनता का हित को साधेगी। मैं उस दिन की इंतजार में हूँ। चुनावों को किस तरह देखते हैं? जो देश में चुनाव होते हैं उसको किस तरह देखते हैं? चुनाव तो हमारे होते हैं, चुनाव तो हमारे यहाँ पहली बार नहीं हो रहा है, चुनाव पहले भी हुआ था जी, और 52 के बाद से चुनाव होते जा रहा है। लेकिन ये बात है कि चुनाव के बाद कोई भी सत्ता बनती है, सरकार बनती है, वो जनता के हित में काम करने वाली ऐसा सरकार नहीं बनी है। वही नीति को लागू करती है मोटे तौर पर
क्या होता है, कभी कभी कुछ काले कानून का जो प्रयोग होता है वो कुछ कम हो जाता है, कुछ दमनकारी नीति कुछ कम होते हैं, या दमनकारी व्यवहार कम होते हैं, बर्ताव कम होते हैं। लेकिन जो बुनियादी राजनीति है, जो बुनियादी हमारे देश की जो चलाने वाले नीतियां हैं, वो नीतियां युग का युग रह जाता है। इसलिए मैं मानता हूं चुनाव एक हथियार है हमारा अंतिम लड़ाई की तैयारी करने के लिए। लड़ाई लड़नी होगी मजदूर, किसान और जितने छोटे छोटे लोग हैं, युवा और छात्र को लेकर के, और मजदूरों के नेतृत्व में वो लड़ाई होगी। और अंततः वो लड़ाई जो व्यवस्था में परिवर्तन करेगी, वो व्यवस्था इस चुनाव के माध्यम से नहीं होगा। वो व्यवस्था जो है चुनाव से परे है, पार्लियामेंट से परे है, और तब जो बनेगी, जैसे रूस में हुआ था, जैसे चीन में हुआ था, जो आज हमारे कन्वेंशन में इस बात को कहा गया। मैं मानता हूं वो दिन आएगा, उस दिन के लिए लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कारण से, क्या है, पूंजीपति लोग इस बारे में बहुत सजग हो गए हैं। उन्होंने कई एक इस तरह का तरकीब निकाला है ताकि हमारे बीच कुछ फूट हो जाए, हमको कमजोर कर दिया जाए, हम पर दमन किया जाए। लेकिन ये लोग जो क्रांतिकारी शक्तियां हैं, जनवादी शक्तियां हैं, ये लोग भी समझ रहे हैं, अपने अनुभव से एकजुट हो रहे हैं, निश्चित तौर पर लड़ रहे हैं। और आपसी जो कुछ कुछ मतभेद है, मान लीजिए अगर मतभेद है, उस मतभेद के बिंदुओं को भी दूर करने का प्रयास करें। संयुक्त कार्रवाई एकमात्र तरीका है कि इस मतभेदों को दूर करना, अमल करना, प्रैक्टिस में जाना। जनता क्या समझेगी इस बात को? इस बार जी, जनता इस बात को समझेगी, देश की जनता इस बिल्कुल बार समझेगी, बिल्कुल। देखिए 1977 का उदाहरण हमारे सामने है, और जनता नहीं समझी थी क्या? जी। हाँ, आप बोलिए ना, देश में कहाँ कहाँ नहीं। ये नेतन्याहू जो है आपका इजराइल का, उन्होंने न्यायालय को खत्म करने का एक साजिश रची थी, और वहां जो 90 लाख लोग हैं, उससे 70 लाख लोग बाहर आ गए थे इसके विरोध में। सोच सकते हैं, वही इजराइल जो अभी इजराइल फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, लेकिन वो डिक्टेटर जिसके हमारे देश के प्रधानमंत्री की बहुत गहरी दोस्ती है, वही नेतन्याहू जब ये काम किया था, न्यायालय को खारिज कर रहा था, उसकी संप्रभुता को, उसकी स्वायत्तता को, तो उसके बाद 80 लाख 70 लाख लोग बाहर आ गए थे। लेकिन हम लोग तो गुटनिरपेक्षता की नीति से बाहर आ गए ना सर। आज वैश्वीकरण का भारत को सभी लोगों की जरूरत है। देखिए गुटनिरपेक्षता तब था जी, जब इसीलिए हम लोग दोस्ती कर रहे हैं। रूस एक समाजवादी खेमा था, लेकिन रूस अब उस समाजवादी खेमा नहीं रहा, इसलिए ये जो है थोड़ा कमजोर हुआ। इसीलिए भारत अभी गुटनिरपेक्ष एक देश है, ये बोलना गलत होगा। लेकिन हाँ, नेहरू के समय था, चाइना के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल। लेकिन अभी ये स्थिति कहाँ है सर? बहरहाल नरेंद्र मोदी तो ऐसे प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री है जो फिलिस्तीन का भी दौरा इन्होंने किया था। फिलिस्तीन का दौरा किया, लेकिन भारत में पहली बार हुआ जो फिलिस्तीन पर हमला हो रहा है इजराइल का, उसके समर्थन में खड़ा होना। ये जो किसानों पर आंसू गैस बरसाए जा रहे हैं ना, वो जो ड्रोन से बरसाए जा रहे हैं, पहली बार हमारे हिंदुस्तान में आंदोलन को खत्म करने के लिए, दमन करने के लिए, वो इजराइल का दिया हुआ है। और जानते हैं, उसका स्क्रू लगा के अडानी उसको बेच रहा है। अडानी को मिला है वो एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ टेल्को में होता है ना, ये आदित्यपुर में होता है ना, टेल्को में सप्लाई करने के लिए कुछ सामान बनते हैं, वही काम कर रहे हैं अडानी। आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है सर, सरकार किसकी भी आ जाए? आम आदमी को फर्क ये पड़ेगा, उसका जो भी छोटा सा स्पेस है इस सिस्टम में, उस स्पेस पर भी प्रहार है, उस स्पेस को भी कम करने का काम किया जा रहा है। मान लीजिए उसके नागरिक अधिकार है, उसके थोड़ा बहुत भी धंधा है, उसके थोड़ा बहुत भी रोजगार है, उस पर भी प्रहार हो रहा है। इसीलिए उस परिसर को, उस रूम को, जनता के रूम को बढ़ाना चाहता है। इस बदलाव में इस सरकार हटने पर शहीदों के सपने को आप पूरा करेंगे? निश्चित तौर पर यह प्रयास तो होगा, हमारा संकल्प है आज। इसीलिए उस दिशा में हम लोगों ने लिया है, संकल्प लिया है। इतने सारे लोग जो भी आए थे, सब सजग है, जागरूक है, सक्रिय है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।